डेथ इज व्हेन वन इज एट द लीस्ट एनर्जी स्टेट, जहां वो जिंदगी में एक बार ही पहुंचेगा. इट मीन्स हिज और हर डेल्टा एच इज मोस्ट नेगेटिव. घर वाले भावुक को आंखें खोल रहे हैं, वो बोल रहा है बस भाई अब तक मत करो, बंद कर दिया आंखें, बिकॉज डेल्टा एच इज हाईली नेगेटिव. When the funeral done, that solid get converted into gas. Randomness increase हो गई. Disorder. That's why this is an irreversible reaction. वो वापस आना ही नहीं चाहता. जो चला गया वो वापस आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे फिर खड़े होना पड़ेगा. डेल्टा एच इज उस गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होना होगा. Who in this world want order? No one. इसका मतलब साफ हो गया कि क्या ये कहें कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होगी? ऐसा नहीं कह सकते. बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. बिकॉज हमने क्या देखा कि वाटर लिक्विड को धूप में रखा तो पता लगा वो भाग गया. इसके बावजूद कि उसने हीट एब्जॉर्ब की, इसके बावजूद कि उसका डेल्टा एच पॉजिटिव था, फिर भी वो भाग गया. तो एनर्जी फैक्टर ने तो उसको सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वो भाग गया. इसका मतलब साफ हो गया कि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, तब भी वो रिएक्शन धूप में रखना इज टू इनिशिएट द प्रोसेस. धूप में रखा, कैप निकाल देनी है ऊपर से, ओपन सिस्टम होना चाहिए, इतना काम आपका है. पानी आपने ऊपर से गिराना है, नीचे खुद जाएगा. स्टार्ट आपने करना है, कंप्लीशन खुद होगी. पेट्रोल पंप पर बस बाकी हो जाएगा. का मतलब हुआ कि इनिशिएशन की डेल्टा एच पॉजिटिव है तब भी रिएक्शन हो रही है. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. जब आपको जुकाम आया इसलिए रात को विक्स लगा दिया, सुना, और आप विक्स लगाओ और मुंह को ढको, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और उस विक्स की वेपराइजेशन होगी, उससे जो हीट चेंज आएगा वो आपको क्योर करेगा. इट मींस अगर वो विक्स इज व्हाट, अमोनियम क्लोराइड, अगर वो हीट एब्जॉर्ब करके सब्लिमेट हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच तो पॉजिटिव था, ये तो होना नहीं चाहिए था. The only athermic reaction we know is esterification reaction. Athermic means जिसका डेल्टा एच 0 है. आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाला, एस्टर बना, डेल्टा एच 0 है, इसका मतलब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो फिर एस्टेरिफिकेशन क्यों हो रही है? इसलिए आपने ऑर्गेनिक में देखा कि उसका डेल्टा एच 0 होने की वजह से ना तो रिएक्शन इधर को है ना इधर को है, इसलिए परफेक्ट इक्विलिब्रियम में थी. अब हमारे पास इन सारी चीज़ों के आंसर निकालने का वक्त आ गया है कि ऐसा क्यों है. हमने देखा कि भाई इन रिएक्शंस में सब में डेल्टा एच नेगेटिव है. दैट इज दे आर एक्वायरिंग द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी. इट मीन्स ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है हम नहीं बोल सकते. हाँ ये बात है कि इन सब का डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मींस इन सब का एंथैल्पी फैक्टर फेवरेबल है. यस और नो? इन सब का एंथैल्पी फैक्टर फेवरेबल है. अब ये रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है, ऐसा हमें पता लग गया हुआ है. तो यहां पर अगर देखें आप, फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड की फॉर्मेशन. अब आप देखिएगा खुद, गैस से लिक्विड बन रहा है, डिसऑर्डर, रैंडमनेस, घट रही है, फिर भी बन रहा है. इसका मतलब हुआ पक्का ये रिएक्शन एनर्जी फैक्टर की वजह से हो रही होगी. तो अभी हम वही चीजें करने जा रहे हैं कि अगर रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है तो वही नहीं देखना है, यह भी देखना है कि क्या दूसरा फैक्टर उसको सपोर्ट करेगा, या अगर दूसरा फैक्टर ओपोज करेगा तो फिर ओपोजिशन उस फेवर करने से
डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। और फिर हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि अगर इज इट दैट एनर्जी फैक्टर इज द सोल क्राइटेरिया, हमने कहा ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, फिर भी हो रही है। इसका मतलब हमने देखा है तो एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब साफ हो गया कि भाई किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का होना यह बता रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव देखकर यह ना बोल दो कि ये रिएक्शन नहीं होनी है। हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड अमोनियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, हालांकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, फिर भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, उसने CaO सॉलिड और CO2 बनाया जो उसको नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, फिर भी बनाया। हमने देखा कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ए थर्मिक है जिसका डेल्टा एच 0 है, ना तो सपोर्ट कर रहा है एनर्जी फैक्टर ना ओपोज कर रहा है, इसको भी नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ, इसलिए हमने ऊपरांश से लिख दिया नो। हमने लिख दिया कि सिर्फ एनर्जी को देखकर किसी रिएक्शन के बारे में यह कहना कि यह रिएक्शन होगी नहीं होगी यह गलत है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, जहां पर एक्सोथर्मिक है वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है फिर वो क्यों हो रही है, का मतलब आप यहां क्यों आए जबकि आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो हम इसके लिए कुछ रीजन ढूंढ रहे थे और रीजन है यहां। हमने देखा कि लिक्विड वाटर से वो वाटर गैस गया। एंट्रोपी डिपेंड अपॉन एंट्रोपी और रेंडमनेस। रेंडमनेस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। Randomness means the gaseous molecules are free. They can go anywhere. It means the most randomness we get in gases, then is liquid, then is solid. So if we think about that the second factor is randomness, then from liquid to gas, that randomness is increasing. Although delta H is positive, still is this reaction is occurring. It means this is going forward dominance of randomness factor. इसका मतलब हुआ दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है. Delta H is not the sole criteria. If it would have been sole criteria, all the exothermic reaction would have been spontaneous and all the endothermic reaction would have been non-spontaneous. पर किसी एंडोथर्मिक का स्पॉन्टेनियस होना और किसी एक्सोथर्मिक का स्पॉन्टेनियस ना होना हमें यह बताता है कि सिर्फ एनर्जी फैक्टर को मत देखो. हमने कहा कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड का डेल्टा एच पॉजिटिव है पर एक सॉलिड आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी या रेंडमनेस तो बढ़ रही है ना. इट मींस जहां भी कहीं डेल्टा एच पॉजिटिव है वहां रेंडमनेस फैक्टर एनर्जी फैक्टर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है. जहां भी कहीं हमने कहा कि H2O गैस से H2O लिक्विड बना, ये रिएक्शन जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी फैक्टर इसको फेवर कर रहा है पर एंट्रोपी फैक्टर ओपोज कर रहा है. इसका मतलब रैंडमनेस फैक्टर इसको ओपोज कर रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है. इसका मतलब उस रैंडमनेस फैक्टर को डोमिनेट नहीं करना होगा. हमने देखा कि भाई CaCO3 सॉलिड CaCO2 गैस बना रहा है, मान लिया कि हमने हीट दी पर रैंडमनेस भी तो बड़ी है. अब हमने ये कहा कि एस्टेरिफिकेशन का डेल्टा H 0 है, फिर भी वो हो रहा है. उसके पीछे का रीजन देखिए कि अगर आप एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप एसिटिक एसिड को इथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं एंड वी डिड इन केमिकल बॉन्डिंग that acetic acid form dimer. It means there is big association in acetic acid and there is hydrogen bonding in ethanol also. And when the product we are getting ester, there is no hydrogen bonding. There is hydrogen bonding in water only. It means the second factor on which randomness depends is force of interaction. If you are moving from more strong force of interaction to less force of interaction, it means entropy is increasing.
So entropy depend upon physical state, entropy depend upon force of interaction, entropy depends upon whether the randomness is increasing or not. It means entropy is outcome of the randomness. More the randomness, more the entropy. Am I right? It means we should say this is not the sole criteria. So हमने जहां भी कहीं इवेपोरेशन ऑफ वाटर किया, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिया, चाहे रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 ली, तो ये सारी रिएक्शन जो हैं वो, सो नाउ वी विल बी डूइंग व्हाट इज देन एंट्रोपी. एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर. व्हाट दिस randomness is a local factor, and the thermodynamic factor for randomness is entropy. Entropy is represented by delta S. Entropy is the measurement of disorder. It is disorder. More the disorder, more the entropy. So if it is disorder, disorder is more for gases, than for liquid, then for solids. So I should say entropy and force of interaction is inversely related. Yes or no? Entropy and force of interaction is inversely related. Is it okay? Entropy is extensive property. Entropy is extensive property. So, the unit of entropy is joule per Kelvin, which means that entropy delta S is equal to Q by T, but Q is a path function. Is a path function. And when something is path function is always studied for a defined path. Means path function is studied for a reversible process. Work done we did, work in isothermal process, that was for reversible process. So piston ऊपर गया वो नीचे आएगा. Means if I am going from here to there, I will have to come back. Only then I can study the path functions. And state function for any reversible process is 0. Is it okay? That's why we should always write reversible with Q over here, नहीं तो आपका formula गलत है. It means this Q reversible, तभी कहा ऊपर जूल पर केल्विन, ये एंट्रोपी भी कई जगह जूल पर केल्विन होगी. तो जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती थी, ऐसे ही एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन भी होती है. ऐसे एंथैल्पी कंबशन थी, ऐसे एंट्रोपी ऑफ कंबशन भी होती है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन थी तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन भी होती है. जिस तरह से अगर आप एंट्रोपी को एक मोल के लिए लिखोगे तो यही यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा. समझ में आ गई बात. अब हमने बात की अगली. As we having different types of enthalpies, we having different types of entropies. So I should say this Q reversible. Q is a path function. Hence we did two types of Qs. One was QP and one was QV. So when the pressure will be kept constant, this Q will become delta H. And when volume will be kept constant, this Q will become delta U. इसलिए आप आगे जाकर CP/CV पढ़ोगे. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर इसको कांस्टेंट प्रेशर पर लेता हूं, आई कैन राइट दैट डेल्टा H अपॉन T इज डेल्टा S, और आई शुड से डेल्टा H इज T delta S. So as we having different types of enthalpies, we having different types of entropies. So he is asking
What do you mean by entropy of fusion? We said it is enthalpy of fusion divided by T of fusion. And what is fusion temperature? When that solid will be converted into liquid. So I should say this entropy fusion is enthalpy fusion upon T fusion. Then he said, what is entropy of vaporization? We said when a liquid get converted into gas, whatsoever the randomness will change, that will be the entropy, and that is what is delta H vaporization upon TV. Am I right? He said, what do you mean by entropy of sublimation? So we said entropy of sublimation is when a solid get converted into gas and there will be large change in the entropy, and that entropy will be entropy of fusion plus entropy of vaporization. That will be the total entropy. Yes or no? Then he said it means this entropy will definitely depend upon Q. अगर एक रिजर्वॉयर है और उससे हीट निकल रही है तो रिजर्वॉयर कौन हुआ? सिस्टम हुआ. इसका मतलब सराउंडिंग को जा रही है. तो जहां हीट रिजर्वॉयर से बाहर निकल रही है, उस सराउंडिंग को जा रही है, तो सराउंडिंग की हीट का साइन हो गया पॉजिटिव और उस रिजर्वॉयर की हीट का साइन हो गया नेगेटिव. या ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही हो. इन दो केसेस को अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि एंट्रोपी ओवरऑल कितनी होगी. हमने कहा एंट्रोपी इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की बात कर लेते हैं हम पहले. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज Q reversible by T. Yes or no? And entropy of surrounding is Q reversible by T, and the signs will be opposite to each other, provided one thing should be given, where the heat is given out by the system or heat is absorbed by the system. If heat is absorbed by the system, this will become positive. And if heat is given by the system, this will become negative. And if heat is same, T is same, it means delta S will be 0. It means delta S total will be, delta S total is delta S of system plus delta S of surrounding, and that is equal to Q reversible by T. If the sign here is positive, definitely the sign here will be negative and the difference will comes out to be 0. This entropy is a state function, and state function for any reversible process is 0. So the statement of second law of thermodynamics is that the randomness of the whole universe is increasing day by day because population is increasing. It means the statement of second law of thermodynamics is that entropy or randomness is increasing is a favorable condition. It means अगर वो randomness बढ़ रही है तो हमें यह कहना चाहिए कि delta S of a system, yes or no, plus delta S of surrounding. पता है कि एक का साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरे का साइन नेगेटिव होगा. इसका मतलब है this is either equal to 0 or is greater than 0. Greater than 0 is the second law of thermodynamics, that the entropy is increasing day by day, and equal to 0 is the indication that this is for reversible change, and greater than 0 is that this is for
irreversible change. It means if we say in terms of entropy, we should say that the entropy should always increase. That is a favorable condition. If in any reaction entropy is not supporting, it means delta H should support. तो एक फैक्टर नहीं कर रहा तो दूसरा फैक्टर करे. अगर दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन कभी वापस आने वाली नहीं है. अगर दोनों ही अपोज कर रहे हैं, मैंने कहा, तो रिएक्शन होने वाली ही नहीं है. इसका मतलब हुआ हम पहुंच गए कि एंट्रोपी के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है. पर उससे पहले क्या हम एच निकाल सकते हैं? क्या हम यू निकाल सकते हैं? बट हम एस निकाल सकते हैं. We cannot find out the absolute enthalpy. H नहीं निकाल सकते. We cannot find out the absolute internal energy. U भी नहीं निकाल सकते. But we can find out the absolute value of entropy, and the table is given in your NCERT. So it will be entropy at temperature T and entropy at 0. At absolute 0 temperature, minus 273.15 degrees Celsius, the molecular motion ceases and it freezes. And when it freezes, it becomes solid. When it becomes solid, the molecular motion is, it means the entropy at absolute 0 will be 0. It means whatsoever the entropy change you are looking for here, that actually is not entropy change but is ST. So at absolute 0, the entropy is 0, is third law of thermodynamics. At absolute 0 for a perfectly crystalline solids, the entropy is 0, so we can calculate the absolute entropy. We cannot start from any temperature T. If you will start from any temperature T, you will get delta S. ST2 minus ST1. But if you will start from absolute 0, the delta S जो उसका इनिशियल वैल्यू है वो 0 थी. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वैल्यू बढ़ रही है. सो ये पर एप्लीकेबल होगा किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए. अब हमने दो कंडीशन पढ़ ली, और उन दोनों कंडीशन में से क्या सही होना चाहिए इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स. एंड द ड्राइविंग फोर्स वाज स्टडीड बाय गिब्स, एंड द इक्वेशन इज Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation. What this delta Z is? Helmholtz equation. What this delta Z is, I will not say until and unless I find it out. हमने क्या देखा कि एक बच्चा खेल के मैदान में पूरी तरह से पसीने से लथपथ है, फिर भी बोलता मेरी बैटिंग की टर्न आ गई. डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव. फिर भी बोल रहा है कि नहीं मैंने खेलना है. इसका मतलब हुआ दिस इज टोटल एनर्जी दैट बच्चा हैविंग, एंड ही इज वेरी हैप्पी व्हाइल प्लेइंग. Happiness do not have any quantitative parameter how much happy he is. Hence that energy which is in happiness, that is called unavailable energy. Total में से unavailable निकाल दो, you will get the available energy, and that is what is called useful energy. So this delta Z is free energy, or this delta Z is यूजफुल एनर्जी. यस और नो. इसलिए अब हमें यहां से कंडीशन नंबर 1 लगानी है. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. पहली कंडीशन, व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव. व्हाट डू यू थिंक? बोथ द फैक्टर्स दे आर फेवरिंग, एंड दिस इज व्हाट वाज death, and death is
irreversible process. It means this reaction is irreversible reaction. This reaction is very fast reaction. This reaction is unidirection reaction. इसलिए जो चला गया वो वापस नहीं आना चाहता। का मतलब हुआ, बात नंबर 2 पर आइए। अगर आपने कहा देखो जी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है फिर भी हो रही है, हमने कहा इसका मतलब हुआ अगर ये पॉजिटिव है तो ये ओपोजिंग फैक्टर है, अगर वो फिर भी हो रही है इसका मतलब ये फेवरिंग फैक्टर है। अभी हमने किया जब वो वाटर लिक्विड गैस से बन रहा था और जब CaCO3 आपने तोड़ा, दोनों में ऑपोजिट केसेस थे। जब CaCO3 तोड़ा तो डेल्टा H पॉजिटिव था पर एंट्रोपी बढ़ रही थी, आपको गैस मिल रही थी। इसका मतलब हुआ ये तो तभी चल सकता है भाई अगर T डेल्टा S डेल्टा H के ऊपर डोमिनेट करे तो डेल्टा Z नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जहां भी रिएक्शन एंडोथर्मिक थी अगर वो हो रही थी तो वो इस वजह से हो रही थी कि वहां एंट्रोपी बढ़ रही थी। इट मींस by increasing temperature I can make dominance of T delta S over delta H. That's why in the next chapter we will be doing that endothermic reaction proceed with increase in temperature. क्योंकि आप increase in temperature से किसको dominate करवा रहे हो? T delta S को, वही तो चाहिए। इसलिए कहते हैं endothermic reaction proceed with increase in temperature. Situation number 3. Situation number 3 is delta Z is delta H minus T delta S. This delta H is negative. हमने कहा कि हमारे पास जो है वाटर है, वाटर लिक्विड बना H2 गैस और O2 गैस से, इसका मतलब वहां एंट्रोपी नेगेटिव है पर उसका डेल्टा H नेगेटिव था। इसका मतलब माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, दैट इज द डेल्टा H विल हैव टू डोमिनेट ओवर T डेल्टा S। यहां दिस रिएक्शन में दोनों के दोनों फेवरेबल फैक्टर थे। फेवरेबल ने हमें बताया कि देखिए जी जब भी कहीं डेल्टा Z नेगेटिव आए तो समझ लो वो रिएक्शन धूम धड़ाके से चल रही है। उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सो एर्गोनिक, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सो एर्गोनिक। 3 टर्म्स हैं, वन इज एक्सोथर्मिक इज अ डेल्टा H negative, second is exoergonic, the spontaneous reaction, third is exoergic. We did the first electron affinity was energy release, that is called exoergic. So ये situation आ गई situation number 4, कहता डेल्टा Z is डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एक रिएक्शन थी उसका डेल्टा H पॉजिटिव था, एंट्रोपी नेगेटिव थी। कब? जब वो इंसान जो चला गया वापस आने की सोचेगा तो गैस को सॉलिडिफाई होना पड़ेगा, उसको खड़े होना पड़ेगा। डेल्टा H पॉजिटिव है पर ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेल्टा Z विल बी पॉजिटिव एंड दिस रिएक्शंस दे आर कॉल्ड एंडोएर्गोनिक रिएक्शंस एंड आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इट मीन्स इन सब से हमें यह पता लगा कि एक रिएक्शन ऐसी है जो इर्रिवर्सिबल है, एक रिएक्शन ऐसी है जो कभी नहीं होगी। 2 तरह की रिएक्शन ऐसी होंगी कि जब आप बिस्तर से बाहर भी निकलना चाहते पर रजाई बोल रहे कहां जा रहा है, चुपचाप सो यू आर इन डिलेमा, उठूं कि नहीं उठूं। दैट स्टेज इज द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, the equilibrium stage. When this delta H opposing and delta S favoring will become equal, then delta Z will become 0. That stage is called the equilibrium stage. And ऐसा सिर्फ 2 केसेस में हो सकता है। कहां? जहां उन दोनों के साइन सेम है, या तो दोनों के नेगेटिव हैं या तो दोनों के पॉजिटिव हैं। जब मैं कहता हूं नेगेटिव तो एक मैं डेल्टा H को फेवर करवा रहा हूं और एंट्रोपी को अपोज करवा रहा हूं। जब मैं कहता हूं दोनों के साइन पॉजिटिव, मैं एंट्रोपी को फेवर करवा रहा हूं और डेल्टा H को अपोज करवा रहा हूं। उन केसेस में डेल्टा Z 0 हो सकता है। कब? व्हेन डेल्टा H विल बी इक्वल टू T डेल्टा S एंड सच रिएक्शंस दे आर सेड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। CB and its relationship. What we mean by CP?
Cp is the molar heat capacity defined as the amount of heat. We did calorimeter. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius. Heat to raise the temperature of a substance through 1 degree Celsius. That heat can be QP or can be QV. So for a very long change, for a very long range, I should say it is heat change when there is. So delta T is 1. Am I right? Initial final का difference of 1 होगा. Then you will call it that this is Cp. So I should say this Cp is dH or delta H by delta T. बिल्कुल same definition is, but instead of constant pressure you will say constant volume. It will become delta U. We know that delta H is equal to delta U plus P delta V, and if it is for 1 mole, should I say it is RT? Is it okay? Now, if it is for long chain, fine. If it is written for real gases, this dH by dt is at constant pressure. This du by dt is at constant volume, plus RT by dt will become R. Yes or no? This is Cp is equal to Cv plus R. But if it is ideal gas, real gas में pressure is high, volume is low, so the change is like this. But if it is ideal gas, it is dH by dt equal to du by dt plus R. That is Cp is Cb plus R. What does this mean now? आप ध्यान दें कि आपने हीट देनी है. थर्मामीटर बॉम्ब कैलोरीमीटर वही है जो हमने यूज़ किया था, और उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने हीट देनी है. थर्मामीटर को देखते रहना है. कब तक हीट देनी है? जब तक 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं हो जाता. यस और नो? सो व्हाट डज दिस मीन इज कि आप यहाँ देख रहे हो कि राइज इन टेम्परेचर कब जैसे होगा. अब आपने जब कांस्टेंट प्रेशर पर रखा तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही सकता है, और कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम इज वर्क. कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम इज वर्क. अब आपने क्या किया कि इसको हीट किया, और आप देख रहे हो कि जब अगर इनिशियली टेम्परेचर 300 था, आप देख रहे हो कि जब 301 हो जाएगा देन इट विल बी Cp. आप जब उसको हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होने से पहले उस सिस्टम की एक्सपेंशन करेगा. एक्सपेंशन करेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो वर्क हो जाएगा, और उस वर्क होने के बाद जो आप टेम्परेचर दोगे वो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करेगा. उल्टा करो, पुट द वॉल्यूम कांस्टेंट. वन विल पुट द वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब अब एक्सपेंशन रोक दिया आपने. रोक दी तो आपने जो टेम्परेचर दिया that directly used to raise the temperature by 1 degree Celsius without doing any work. That's what you can see over here
कि जब हम लिख रहे हैं Cp इज Cv प्लस R, व्हाट इज R? R इज, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और R की वैल्यू को उसने ले लिया वर्क डन, क्योंकि R का यूनिट भी तो वही है, R का यूनिट जूल है, तो जब आपने 8.314 लिया, इसका मतलब हुआ, शुरू में ही मैंने बताया था कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमें अब पता लग गया कि Cp Cb से कितना बड़ा है, R टाइम्स R बड़ा है, इसका मतलब Cp माइनस Cb इज R। इसलिए आप वहां जब फिजिक्स में डिटेल में निकालते हो तो इसको 2 ले लेते हो, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। So this is what? This is work. It means Cp is greater than Cv, जितना वहां वर्क डन हुआ है. So heat at constant pressure is greater than heat at constant volume. How much heat is used to do the work done when the pressure was constant but there was change in volume? Yes or no? इसका मतलब साफ हो गया कि अब हमारे पास Cp Cb पता लग गया. एक चीज जो मैंने मोल कंसेप्ट में बता दी थी, हालांकि हमारे पास ये है नहीं, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं गामा वगैरह, क्योंकि वहां पढ़ते हैं फिजिकल प्रोसेसेस. हम बेसिकली करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. Am I right? So this gamma is Poisson ratio you used to do in physics. और ये पॉइसन रेशियो हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास इसकी बड़ी अच्छी वैल्यू है कि अगर ये गामा 1.6 आता है तो वो कोई नोबल गैस है, कोई नोबल गैस है जो मोनो एटॉमिक है. अगर ये गामा की वैल्यू 1.4 आती है तो ये कोई डाई एटॉमिक गैस है, मतलब H2 वगैरह कोई. अगर यही वैल्यू ट्राई एटॉमिक के लिए देखें तो ये वैल्यू आ जाती है 1.3. इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक मोल कंसेप्ट में था जिसमें Cp Cv दिया था और एटॉमिक मास पूछा था, वेपर डेंसिटी दी थी. वेपर डेंसिटी से आपने मोलर मास निकाल दिया और उस मोलर मास को एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया. एटॉमिसिटी कैसे निकाली? वहाँ Cp Cv की वैल्यू दी हुई थी और Cp Cv की वैल्यू शायद 1.4 आ रही थी, जिससे आपने उस 2 इंटू Vd को 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए Vd ही उसका आंसर था एक क्वेश्चन. सो इसलिए हम इस गामा का यूज यहाँ करते हैं, अदरवाइज हमारे लिए इसका यहाँ यूज नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेसेस में वर्क डन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है. अब आप ध्यान से देखें आगे एंट्रोपी की बात. जब आप एंट्रोपी की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि गैस की ज्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी और सॉलिड की सबसे कम होगी. आपने कहा कि एंट्रोपी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? 4 फैक्टर. पहला फैक्टर इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. नो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वो सॉलिड है, वीक है तो लिक्विड है, और बहुत वीक है तो गैस है. तो एंट्रोपी एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड. तो फिजिकल स्टेट गैस है तो एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड है तो कम है, और सॉलिड है तो और कम है. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. नो, इसका मतलब हुआ एंट्रोपी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज दैट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरैक्शन वीक हो जाएगी, इंटरैक्शन वीक हो जाएगी तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी. सो सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. आपने कहा एक गैस है, गैस ही रही वो, ठीक है, पर आपने जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंशन हो गई.
वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गए तो अब ज्यादा छलांगे मारने लगे. इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दिस इज चार्ल्स लॉ. तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ाया, तो इंटरेक्शन घटाई तो एंट्रोपी बढ़ाई. एंट्रोपी डू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स. आपने क्या किया कि भाई 2N2O5 को हीट कर दिया. जब 2N2O5 को हीट कर दिया, 2 2 4, तो आपके पास 4NO2 बन गया. प्लस क्या बन गया, 10 8 मतलब O2 बन गया. यस और नो? भाई इसके कितने मोल थे, 2. इसके कितने मोल्स आ गए, 5. यू आर मूविंग फ्रॉम 2 moles to 5 moles. It means the gaseous number of moles when will increase, the entropy will increase. He will ask what is entropy change for this reaction. हमने कहा पॉजिटिव होगा. लिक्विड से सॉलिड गया, पॉजिटिव होगा. हमने कहा जब हमने ड्राइविंग फोर्स की कि हमें यह जरूर देखना होगा कि डेल्टा एच पर ही ज्यादा सारा फोकस ना रखें, एंट्रोपी पर भी फोकस रखें कि क्या रेंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी पॉजिटिव इज अ फेवरेबल कंडीशन. तो हर वो रिएक्शन जो हो रही है उसमें 2 पैरामीटर देखना जरूरी है. हमने कहा टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट इज वन ऑफ द फैक्टर बट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया. यही एक क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया है एंट्रोपी. और ये दोनों चीजें जहां होगी वो रिएक्शन कभी भी वापस नहीं आ सकती. वो रिएक्शन कैसी होगी, वो रिएक्शन इररिवर्सिबल होगी, जिसका नाम था डेथ. अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो यहां हमने देखा कि दोनों के साइन नेगेटिव है. तीसरी कंडीशन देखें तो हमें देखा कि दोनों के साइन पॉजिटिव है. और चौथी कंडीशन देखें तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है और डेल्टा एस का साइन नेगेटिव है. इसका मतलब उस रिएक्शन के तो उस डायरेक्शन में होने के कोई चांसेस नहीं है. वापस में वो डायरेक्शन उसकी that in reverse direction will be irreversible reaction. तो हमने यहां से कहा कि अगर दोनों के साइन सेम हुए और मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा. का मतलब हुआ एक फैक्टर बोल रहा है कर, दूसरा बोल रहा है मत कर. और जब वो कर और मत कर बराबर होंगे देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं. वन इज दैट ईदर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस शुड हैव पॉजिटिव चार्जेस बोथ और बोथ शुड हैव नेगेटिव चार्जेस. जब मैं कहता हूं कि दोनों चार्ज पॉजिटिव होने चाहिए का मतलब मैं कह रहा हूं कि एक ओपोज करे और दूसरा फेवर करे. जब मैं कह रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव है मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शन डेल्टा एस की वजह से चल रही है. जब कहता हूं कि दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ डेल्टा एच नेगेटिव इज अ फेवरेबल कंडीशन, इसका मतलब वो रिएक्शन डेल्टा एच की वजह से हो रही है. हम ये कहते हैं कि जब आगे जाते हुए डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पीछे आते हुए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है. का मतलब हुआ आगे जाते हुए भी एक फेवरेबल है, पीछे जाते हुए भी एक फेवरेबल, इसलिए वो रिएक्शन आगे को जा पा रही है ना पीछे को जा पा रही है. दैट डोमिनेंस will depend upon external factors, जिसके लिए आपने पिछली क्लास में लिखा that endothermic reaction proceed with increase in temperature. अगर कहीं डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो बात, डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है, रिएक्शन का होना भी चाहती है नहीं भी होना चाहती. होना चाहते वाला कौन सा फैक्टर है, एंट्रोपी. एंट्रोपी के साथ कौन है, टी. उस टी को बढ़ा दो, टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से डोमिनेट करवा दो, वो रिएक्शन हो जाएगी. और अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो फिर उस टी को घटा दो. इसका मतलब आप टी बढ़ाने और घटाने से उस इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो. ठीक हो गया या नहीं? अब आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस.
According to third law of thermodynamics, the entropy of a perfectly crystalline substance is zero at absolute zero temperature. The entropy of a perfectly crystalline substance is zero at absolute zero temperature. का मतलब क्या हुआ कि अगर क्या आप एब्सोल्यूट एंथैल्पी निकाल पाए, क्या आप एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी निकाल पाए, पर आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी जरूर निकाल पाओगे। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं और टेबल आपकी रेफरेंस बुक में दिया है, जिसमें हर एक की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू दी है। बट हम फिर भी किसकी बात ही कर सकते हैं? डेल्टा एस की बात कर सकते हैं। तो अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से चल रहे हो, का मतलब हुआ कि एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज -273.15 का मतलब हुआ जब हम ग्राफ शुरू करेंगे तो वो ग्राफ की स्केल केल्विन स्केल होगी। -273.15 मतलब 0 केल्विन, और 0 केल्विन पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। हमने कहा था व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस एंड इट फ्रीजेस। अब कोई फ्रीज कर गया तो फ्रीज में क्या वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है? अगर उसकी प्रॉपर ऑर्डर है तब ही उसकी एंट्रोपी जीरो हो सकती है, वरना उसकी एंट्रोपी इज कॉल्ड रेजिड्यूअल एंट्रोपी, कि अभी भी उसमें रैंडमनेस है। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हु हैविंग रेजिड्यूअल एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर देम, क्योंकि उनकी तो एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो है ही नहीं। का मतलब किस तरह से होता है? अगर आप CO को देखें तो CO कुछ ऐसा है, एक्चुअली में CO कुछ ऐसा है। ठीक है, आपने टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन किया तो वो CO ऐसा हो गया। पर उसके मॉलिक्यूल का मोशन नहीं सीज किया। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन है अभी भी। इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे भी इसकी कुछ एंट्रोपी होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रोजन एंट्रोपी, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल एंट्रोपी। इसलिए मैं कहूंगा कि CO हुआ, N2O हुआ, NO हुआ, और आपको पता है कि ये ग्लास जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, तो कोई भी ग्लासी सॉलिड and isotopic form of chlorine। एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे भी इनकी एंट्रोपी जीरो नहीं है। इसका मतलब हुआ दीज आर लिमिटेशंस फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप इनके लिए नहीं अप्लाई कर सकते भाई। फिर क्या हुआ जब हमने ये एंट्रोपी देखी तो आप -273.15 से चले। कैसे चले जरा सामने ध्यान दें। दिस इज ग्राफ ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर, राइट, एंड इज कॉल्ड टैफी ग्राफ। याद रखना है, टेनिस की फेमस प्लेयर थी स्टेफी ग्राफ। सो टैफी ग्राफ इज ग्राफ ऑफ एंट्रोपी
with the temperature. Now let us assume we started from 0 Kelvin. Am I right? 0 Kelvin means उस सॉलिड की परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, सब एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर थे, इसलिए किसी की भी मोबिलिटी नहीं थी, इसलिए वहां एंट्रोपी हो गई 0. ठीक है. आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया. इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसके बॉन्ड को वीकन कर रहे हो. आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उसका ऑर्डर चेंज होने लगा. ऑर्डर चेंज होने लगा तो डिसऑर्डर हो गया. डिसऑर्डर हो गया तो एंट्रोपी बढ़ने लगी. बट अगर आप देखें तो इंक्रीज बहुत कम है, स्लोप कम है. और एक स्टेज ऐसी आई कि उसकी एंट्रोपी एक झटके में चेंज हो गई. वो झटका था जब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई. फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब हुआ कि वो सॉलिड से लिक्विड बना. तो अगर हम देखें तो इस रीजन में जहां पर ये इंक्रीज हुआ है, वी शुड से ये वो रीजन है जहां पर वो सॉलिड था. और इस टाइम ये जो टेम्परेचर है, दिस इज फ्यूजन टेम्परेचर. और इस टाइम जो एंट्रोपी है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इज डेल्टा H फ्यूजन अपॉन T फ्यूजन. आई गेटिंग? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन T फ्यूजन, जो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. आप वहां नहीं रुके, आपने उसको हीट करना जारी रखा. अब आप स्लोप देख सकते हो कि लिक्विड की इंक्रीज इन एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड की फोर्सेस सॉलिड से वीक है. आपने उसको हीट किया, अब उसकी लिक्विड धीरे 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 लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने लगे और एक ऐसी स्टेज आई जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया. अब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ तो ये जो वैल्यू है, दिस इज डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन T ऑफ वेपराइजेशन. एम आई राइट? एंड दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग टेम्परेचर. तो फ्यूजन टेम्परेचर बोलो आप, चाहे मेल्टिंग टेम्परेचर बोलो, जब आप उस गैस में कन्वर्ट भी हो गए, आप रुके ही नहीं, आप टेम्परेचर इंक्रीज ही करते जा रहे हो. इंक्रीज करते जा रहे हो तो अब तो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी है, पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा. एम आई राइट? मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देंगे. इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ती जा रही है विद इंक्रीज इन. अब इसी ग्राफ को आप उल्टा सोचो, आप यहां से यहां टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो इंट्रैक्शन कम होती जा रही, कम हुई, इतनी कम हुई कि वो सॉलिड हो गया. और फिर आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना रुके, आप ले गए उसको -273.15 डिग्री सेल्सियस, जहां उस सॉलिड का परफेक्ट ऑर्डर हो गया और एंट्रोपी हो गई 0. इसलिए सिर्फ ये से ये रेंज है जहां मैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकता हूं. मैंने कहा, कुछ समझ आया आपको? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि आप हर जगह एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल पाओगे. आप तभी निकाल पाओगे अगर आप 0 से शुरू हुए, एब्सोल्यूट 0 से. इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये एंट्रोपी विच इज ST माइनस S0 is, this is I should say entropy of fusion, entropy of vaporization plus entropy of gas. वेपराइजेशन के बाद भी तो लगे रहे आप. एंड हैंस फ्रॉम दिस ग्राफ वी शुड नो समथिंग, और वो समथिंग यहां है. एंट्रोपी S was
Q reversible by T. No? And this Q reversible is delta H. And if it is QP and there is 1 degree rise in temperature, this delta S is Cp. Am I right? It means if we are doing this, we started from 0 till Tm ya Tf, and entropy is Cp dt by T. Yes, no. But in term of enthalpy, it is delta H of fusion upon T of fusion प्लस सेकेंड जब आप चले ही रहे तो फिर आपका इनिशियल बन चुका था TF. Am I right? तो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट आई शुड से ST is delta S. This is 0 to TF. It means this is from, for the solid, the absolute temperature. Absolute temperature आप 0 से चले TF, आपकी जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी थी एट -273 वो 0 हो गई. तो ये डेल्टा S नहीं है, ST है. का मतलब हुआ अगर मैं इन सब में स्टार्टिंग 0 से की है, मैंने ग्राफ में पूरे ग्राफ की बात कर रहा हूं, आप TF पे भी नहीं रुके तो वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. और इस टाइम उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड. और इस टाइम उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, लिक्विड हो गई. और यहां क्या आ गया, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन T ऑफ वेपराइजेशन. यस और नो. और अभी भी आप कहां रुके हैं, TB बॉयल भी कर गया, अब वो TB रहा इनिशियल और T हो गया फाइनल. और अब ये CP गैस है और ये इंक्रीज ही होती जा रही है. इट मीन्स दिस इज द कंप्लीट एंट्रोपी फ्रॉम डेल्टा S ऑफ फ्यूजन टू डेल्टा S ऑफ वेपराइजेशन टू डेल्टा S ऑफ गैस, हु इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब अगर मैं किसी लिक्विड की एब्सोल्यूट निकालना चाहूं तो मैं 0 से शुरू होना होगा मुझे. तो S0 पे एंट्रोपी 0 है. So this is the application of third law of thermodynamics, that we can find out the absolute value of entropy. Am I right? But that is only for crystalline substances. So अगर हमारे पास entropy change नहीं है और हम entropy लिख रहे हैं ST minus S0, तो हम 0 से T शुरू हुए थे, तो मैं कहूंगा कि वो 0 तो 0 ही हो गया. इसलिए जो अब एंट्रोपी आई दैट विल बी CP नेचुरल लॉग ऑफ T, क्योंकि टेम्परेचर 0 से शुरू हुआ. का मतलब हुआ 2.303 CP लॉग ऑफ T. बट अगर मैं T1 से T2 चलता हूं तो वही एंट्रोपी डेल्टा S ST2 माइनस ST1 बन जाएगा. मतलब किसी बीच के टेम्परेचर के लिए मैं TF से शुरू हुआ, इनिशियल कितना है TF, फाइनल कितना है TB. अब जब मैं फ्यूजन से शुरू हुआ उस टाइम तो लिक्विड बना हुआ था, क्या मैं उसकी वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं, नहीं. तो तभी मैंने क्या कहा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं 0 से T. सो वेट 0 पे तो 0 ही थी. अब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यही फॉर्मूला हमारे पास 2.303 CP log of T2 by T1. This is the entropy for isobaric process. जब आपने आइसोकोरिक किया तो फिर डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा S एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका मतलब सिर्फ चेंज कहां आने वाला है, CV log of T2 by T1. Am I right? अब लिखिए एंट्रोपी इन
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आपको ले जाएंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने ही कहा था डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू, अगर ये एक्सपेंशन है, यस और नो। अब मैं कहूंगा कि आइसोथर्मल, हमने एक फॉर्मूला किया बॉम्ब कैलोरीमीटर का, जिसके अंदर लिखा डेल्टा यू इज Z इंटू डेल्टा टी अपॉन मोल, और फिर ये कहा कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं है तो फिर इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब आप तो किस प्रोसेस के लिए कर रहे हो? आइसोथर्मल। व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, डेल्टा टी इज 0 and hence delta U is 0. So should I say that Q is equal to W expansion? बस ये ध्यान रखना है साइन का। अगर एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव होगा, उधर जाके दोनों माइनस माइनस कट गए। और हमें पता है दैट वर्क डन इज 2.303 nRT log of V2 by V1. This is right now not work done. This is right now heat also, Q also. Am I right? And we all know that delta S is Q reversible by T. Am I right? So why don't you divide this equation by T? You will get entropy. So entropy for isothermal process is 2.303 nRT log of V2 by V1, and this divided by T. So T से T हो गया खत्म. It means entropy in isothermal process is 2.303 nR log of V2 by V1, or this entropy for isothermal process is 2.303 nR log of P1 by P2. Yes or no? अब इस एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम बात करने वाले हैं कि पूछा गया कि प्रूव करो कि वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज यूजफुल वर्क। एंड व्हाट इज यूजफुल वर्क? व्हाट इज यूजफुल वर्क? पढ़ा तो सही आपने। यूजफुल वर्क इज व्हेन यूजफुल वर्क इज डेल्टा जी, और यूजफुलनेस तो तब हुई जब माइनस हुआ वो, अगर प्लस हुआ तो इसका मतलब आपको यह प्रूव करना है दैट प्रूव दैट वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। सो लेट अस स्टार्ट। हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, यस और नो। और ये W दो तरह का था, am I right? ये W दो तरह का था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन। ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन दो तरह का है, एक यूजफुल वर्क और एक नॉन यूजफुल वर्क। इसलिए वो जो दो तरह के काम है उसी के बारे में बात हो रही है। सो डेल्टा यू इज क्यू, अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की तो मुझे लिखना चाहिए पी डेल्टा वी, और दूसरा वर्क वहां कौन है? वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन है कि नहीं है? दो वर्क है ना, एक पी डेल्टा वी है, एक वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन है। इसका मतलब हुआ Q इज माइनस पी डेल्टा वी माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा यू।
Yes or no? So this Q will be equal to delta U plus P delta V plus work of non-expansion. Yes or no? We all know what is delta U plus P delta V. Delta H. So we should say Q is delta H plus work of non-expansion. We all know that entropy is J Q reversible by T. So we should say Q reversible is equal to T delta S. So we should say instead of Q, we should write T delta S minus delta H is equal to work of non-expansion. What is delta S? T delta S minus delta H. We know delta Z is delta H minus T delta S. So T delta S minus delta H is minus delta Z. It means we should say from here minus delta Z is work of non-expansion, and that we all know that work of non-expansion is nothing but it is useful work, and useful work is electrical work. This formula we always use in electrochemistry. So this proves that yes, it is the work of non-expansion which is the useful work, and this is the relationship of delta Z naught with potential in electrochemistry. If these are standard values, then this will be used. If they are value not at standard conditions, then we will say that yes, this delta Z is equal to NFE not NFE naught. डेल्टा, आइए जरा पिछले की बात करते हैं। जब हमने कल बात की डेल्टा जी की, हमने कहीं भी डेल्टा जी नॉट की बात नहीं की। डेल्टा जी नॉट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आपसे कोई कहता है कि मैं पहले इसकी बात क्यों की, मैं इसकी बात तब करता हूं जब मैं इक्विलिब्रियम में होता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मैं इसकी बात नहीं कर सकता। एट डेल्टा जी इज जीरो एट इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट डेल्टा जी नॉट विच इज जीरो। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं हो सकता भाई, वहां बताऊंगा कि डेल्टा जी नॉट कुछ स्पेशल केसेस में जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट तब जीरो हो सकता है अगर ई नॉट जीरो हो, और ई नॉट जीरो किसी स्पेशल केसेस में होता है। स्पेशल केसेस का मतलब हुआ कि जब एनोड और कैथोड सेम हो तभी ई नॉट जीरो होता है, और ई नॉट जीरो होता है तो डेल्टा जी नॉट जीरो होता है। और ऐसा जिसमें होता है उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। अगर आप कह रहे हो कि उसका नाम है सी, तो आप बिल्कुल गलत हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो सेल नहीं है। किसी एक इलेक्ट्रोड का ईएमएफ जीरो हो सकता है, पर दोनों का, सेल का नहीं हो सकता। तो डेल्टा जी नॉट तो चेंज है, चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो डेल्टा जी नॉट इज जीरो ओनली फॉर कंसंट्रेशन सेल, और कंसंट्रेशन सेल में कैथोड भी वही होता है, एनोड भी वही होता है, सिर्फ फर्क वहां कंसंट्रेशन का होता है। इज इट ओके? सो इस बात को ध्यान में रखना है कि डेल्टा जी नॉट नहीं है जीरो, डेल्टा जी जीरो है। डेल्टा जी जीरो मीन्स आपने कंडीशन चेंज कर दी है। डेल्टा एच को टी डेल्टा एस तक जब तक बराबर नहीं बना आप टेम्परेचर देते रहे, तो ये तो आपने चेंज कर दिया। ये कहां से स्टैंडर्ड हो गया? तो हमने कहा कि दोनों के साइन सेम है, पर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तभी डेल्टा जी जीरो होगा।
तो मैग्नीट्यूड बराबर करने के लिए आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो वो स्टैंडर्ड थोड़ी ना रहा। पर स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर पोटेंशियल मेजर किया जाए तभी हम उसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहते हैं, और वो जीरो नहीं हो सकती। वो इक्विलिब्रियम हो चाहे जो मर्जी हो, वो जीरो नहीं हो सकती, एक्सेप्ट जो मैंने केस बताया। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, और वो लास्ट पार्ट कुछ ऐसा है कि आपने सुना होगा कि राम और श्याम दो दोस्त थे। सुना था? राम और श्याम दो दोस्त थे। राम की आंखें नहीं थी तो श्याम के टांगे नहीं थी, तब भी वो सारा काम करते थे। इसका मतलब हुआ अगर राम के टांगे थी तो वो चल तो सकता था, पर जाना कहां है पता नहीं, आंखें तो नहीं थी। इसलिए राम के कंधे पर श्याम को बिठा दिया। अब उस राम और श्याम की आंखें भी है और टांगे भी है। अकेला श्याम कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टांगे नहीं है, और जब उन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो उसकी टांगे भी हो गई, आंखें भी हो गई। अब जाना कहां है श्याम डिसाइड करता है, और कैसे जाना है वो राम डिसाइड करता है। इसका मतलब दोनों कपल में चल रहे हैं। एक जो है वो देख नहीं सकता पर दूसरा चल नहीं सकता, और दोनों साथ में चलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। श्याम को कहा कि आप दौड़िए, श्याम दौड़ नहीं सकता क्योंकि देख सकता है सिर्फ। राम को कहा कि आप देखिए, वो देख नहीं सकता। दौड़ने को कहा, चल सकता है पर कहां को जाना है पता नहीं। इसका मतलब जब एक रिएक्शन का डेल्टा जी बहुत पॉजिटिव हो और दूसरी रिएक्शन का डेल्टा जी बहुत नेगेटिव हो, तो उस पॉजिटिव वाली रिएक्शन को भी कराया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो दोनों कपल्ड रिएक्शन हो। इसलिए जब Fe2O3 को टूटने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, और करे भी क्यों ना, Fe2O3 इज सॉलिड, और उसको टूटने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू थे 1487, मतलब इम्पॉसिबल था उसको तोड़ना। हमने उसके साथ किसको जोड़ दिया, कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कंबशन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन से -1543.2 किलोजूल हीट लिबरेट हुई। हमने इन दोनों को क्लब कर दिया। जब क्लब कर दिया तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव था, हालांकि कम था पर नेगेटिव था। का मतलब हुआ श्याम राम के कंधे से देख तो पूरा सकता है, पर टांगे तो राम की है ना। इसका मतलब वो उतने फ्लो में नहीं चल सकता जितना आम आदमी चल सकता है, पर चल तो दोनों रहे हैं जब इकट्ठे हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कपल्ड रिएक्शन, कि जब एक रिएक्शन ना हो रही हो और दूसरी रिएक्शन का डेल्टा जी बहुत नेगेटिव हो, उन दोनों को क्लब कर दें तो दोनों रिएक्शंस इकट्ठी चल सकती हैं। हालांकि डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, पर होगा नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।